हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सेकंड पेपर है जिसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। ओके, आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो शुरू कर दी गई हैं। आज की जो फर्स्ट क्लास थी वो सुबह 9 बजे, पहली क्लास कितने बजे होती है? सुबह 9 बजे आपकी फर्स्ट क्लास होती है और सेकंड क्लास आपकी शाम को 4 बजे होती है। ठीक है, तो आपने अगर सुबह मॉर्निंग में जो फर्स्ट पेपर की फर्स्ट क्लास हो चुकी है उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और ये हमारी क्लास आपको शाम को 4 बजे मिलेगी, सेकंड क्लास। तो जो सेकंड पेपर है इसका नाम क्या है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, जिसमें चैप्टर फर्स्ट और क्लास हमारी फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट का नाम है शिक्षण यानी कि टीचिंग। टीचिंग क्या है? व्हाट इज टीचिंग? ठीक है, शिक्षण क्या है यानी कि व्हाट इज टीचिंग। देखिए, शिक्षण क्या है? शिक्षण का मतलब होता है कि हम किसी को कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं। ओके, वो होती है टीचिंग। और जो सीख रहा है वो अधिगम कर रहा है, वो लर्निंग कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है टीचिंग और लर्निंग। अब इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर वे में समझते हैं कि शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है। शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा की बात करेंगे। देखिए, शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। जो शिक्षण है उसको द्विमार्गी प्रक्रिया बताया गया है, जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। द्विमार्गी इसलिए बताया गया है कि इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतः क्रिया होती है। शिक्षक सिखाता है, बालक उसका अधिगम करता है, बालक उसको सीखता है। दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। टीचर क्वेश्चंस पुटअप करता है, बालक आंसर देता है। टीचर बालक के द्वारा पूछे गए डाउट्स को क्लियर करता है। तो ये दोनों के बीच में विचारों का आदान प्रदान चलता है, इसीलिए इसको द्विमार्गीय प्रक्रिया कहा गया है। ओके, देखिए, शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण का अर्थ होता है कुछ पढ़ाना, कुछ शिक्षा देना यानी कि सिखाना और ज्ञान देना। शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना, किसी को कुछ सिखाना, ये होता है टीचिंग। यह है शिक्षक शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंतःक्रिया है। टीचर और स्टूडेंट्स के प्रेजेंट में संपन्न होने वाली अंतःक्रिया है टीचिंग। ओके, यदि इसमें से शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षार्थी अकेले क्या करेंगे? शिक्षार्थी नहीं होंगे तो शिक्षक किसको सिखाएगा? इसीलिए इसको शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया करने का प्रोसेस बताया गया है कि इसमें दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है, दोनों प्रेजेंट होते हैं, तभी शिक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ पाती है। एवं इस अंतःक्रिया का जो माध्यम है वो पाठ्य वस्तु होती है, क्योंकि हमारे और आपके बीच में जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है वो किसके बेस पे हो रहा है? वो पाठ्यवस्तु के बेस पे हो रहा है, वो हमारे सिलेबस के बेस पे हो रहा है। ओके, तो ये माध्यम है, ये शिक्षण और अधिगम के बीच में माध्यम है। इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी को निर्धारित विषयों में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान एवं कुशलता प्रदान करता है। क्या करता है? इस पूरे प्रोसेस में जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को निर्धारित विषयों में, जो भी विषय हैं जो फिक्स, क्योंकि विषय तो फिक्स होते हैं, चाहे क्लास एनसी से लेके आप किसी भी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट्स, आपका सिलेबस निर्धारित है। ओके, तो वही जो निर्धारित विषय हैं उनमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, कि बालक को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो, बालक जो भी सब्जेक्ट है, जो विषय है, उस पर अच्छी पकड़ बना पाए, उसके बारे में गहन जानकारी उसको मिल पाए, इसके लिए ज्ञान और कुशलता प्रदान करता है। कौन करता है? शिक्षक। ओके, तो आपने शिक्षण का अर्थ और परिभाषा को बेहतर ढंग से समझ लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सफलता का मूल्यांकन, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों कहाँ तक सफल हुए हैं इसका मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करता है कि पाठ्यवस्तु के विषय में शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में शिक्षार्थी कितने योग्य हैं। मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ओके,
हमने आपको कितना पढ़ाया, हमारी बात आपके समझ में कितनी आई है या बिल्कुल नहीं आई है। ठीक है, इसका मूल्यांकन कैसे होगा? जब पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, फिर आप अगर उनका आंसर सही आंसर दे देते हैं, इसका मतलब जो हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया, इसीलिए आपने उसका आंसर दे दिया। अगर हमने आधा घंटा पढ़ाया, 30 मिनट पढ़ाया और फिर हम आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसी से रिलेटेड, आप एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब हमारा पढ़ाना व्यर्थ हो गया, हमने जो पढ़ाया वो आपके समझ में आया ही नहीं। तो वहां पे हमारा जो शिक्षण है वह बेकार हो गया, हमारा पढ़ाना बेकार हो गया। हमारे द्वारा, मान लीजिए टीचर के द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स का अगर बालक ठीक से आंसर करता है, इसका मतलब उनका जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो सफल हुई। शिक्षण कार्य वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी क्लासेस कंटिन्यू अटेंड करेंगे, डेफिनेटली 100% आपको साथ में रटवाने की गारंटी लेते हैं एंड आप बहुत बेहतर तरीके से सब्जेक्ट्स पर अपनी पकड़ बना पाएंगे। देखिए, और आपको बताते चलें कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको हमारे द्वारा ये जो आप तैयार किया गया कंटेंट सामने देख पा रहे हैं, ये आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है, फीस पे करने के बाद आपको हमारे ये नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। देखिए यहाँ पे जो नंबर आप देख पा रहे हैं 9628182649, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और बहुत ही आसान भाषा में तैयार किए गए नोट्स आप तक पहुंचेंगे। आप इनको पढ़ेंगे, डेफिनेटली अपने एग्जाम में बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप कम शब्दों में अच्छा कर पाएंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ रहे थे कि शिक्षण कार्य वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, नॉलेज भी देता है और स्किल्स का भी डेवलप करता है, स्किल्स को भी डेवलप करता है, क्योंकि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लीजिए आपके पास नॉलेज तो है लेकिन अगर स्किल्स नहीं है, आप बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपका नॉलेज बेकार है बच्चों के सामने, है ना। ज्ञान एवं कौशल को प्रवाहित करने वाली कार्य प्रक्रिया एवं कला को ही शिक्षण कहते हैं। ज्ञान और कौशल को प्रवाहित करने वाली कार्य प्रक्रिया जो है और कला, उसी को शिक्षण कहते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़िए, उसकी 2 परिभाषाएं रट करके जाइए। ओके, देखिए जैसा कि रायबर्न कहते हैं, रायबर्न का कहना है कि शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। रायबर्न के अनुसार 3 केंद्र बिंदु होते हैं, एक तो शिक्षक, दूसरा बालक और फिर तीसरा माध्यम, जिस आधार पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो आधार पाठ्य वस्तु है। ठीक है, तो इन्होंने तीनों को माना है। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। बात भी सही है भाई कि जैसे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों विदाउट सिलेबस, बिना कॉपी किताब, बिना पाठ्य पुस्तक के कब तक विचारों का आदान प्रदान करेंगे, कब तक टीचर उनको सत्यनारायण की कथा सुनाएगा, है ना। तो उसके लिए जरूरी है पाठ्य पुस्तक का होना। रॉयंस के अनुसार दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा सीखने के लिए, किसके लिए? दूसरों को, जो दूसरे लर्निंग कर रहे हैं उसके लिए उन्हें गाइड करना और दूसरे तरीके से भी उन्हें निर्देशित करने की जो प्रक्रिया है उसी को शिक्षण कहते हैं, ऐसा रॉयंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो शिक्षण की प्रकृति क्या होती है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, डिफरेंट, ऐसा बताया गया है कि जो शिक्षण है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी कैसे है? क्योंकि इसमें शिक्षक, अच्छा किसने बताया है? जॉन डीवी और रायबर्न के अनुसार, जैसा अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षण जो है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। रायबर्न भी कहते हैं कि हाँ बात आपकी सही है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसे? क्योंकि इसमें शिक्षक, बालक और पाठ्यवस्तु 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। इसमें से कोई एक भी अगर गायब हो जाए तो शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी, क्योंकि अगर पाठ्यवस्तु नहीं होगी तो फिर शिक्षक और बालक में कब तक विचार विमर्श विदाउट सिलेबस चलता रहेगा।
ठीक है, बालक नहीं होगा तो शिक्षक और पाठ्यवस्तु क्या करेंगे, शिक्षक नहीं होगा तो बालक और पाठ्यवस्तु क्या करेंगे, इस तरीके से। ओके, तो दूसरी बात यह है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन होता है। कैसे? फ्लेंडर महोदय ने शिक्षण को एक अंतः प्रक्रिया माना है। क्या माना है? अंतः प्रक्रिया। इसमें शिक्षक और छात्र के बीच पाठ्यवस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, क्योंकि जब तक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच इंटरेक्शन नहीं होगा, स्टूडेंट्स छात्र को विधिवत तरीके से नहीं समझेंगे, उसको गहराई से नहीं समझेंगे, टीचर बालक को गहराई से नहीं समझेगा, बालक क्या चाहता है, बालक की क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, बालक किस विषय में रुचि रखता है, इन सब चीजों को नहीं जानेगा तो कब कैसे बालक को सिखा पाएगा अध्यापक। तो अध्यापक और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अंतःक्रिया, इंटरैक्शन किसके माध्यम से होता है? टीचिंग के माध्यम से। ठीक है, आगे बात करते हैं। शिक्षण जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। टीचिंग इज एन ऑब्जेक्ट सेंटर्ड प्रोसेस। कैसे? देखिए, जो भी शिक्षण होता है, हम जो भी काम करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा रहता है। अभी हम लोग जो ये क्लास कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य है कि मैं आपको ये सब्जेक्ट कवर करा पाऊं, ये टॉपिक मैं आपको कवर करा पाऊं, है ना, आप इसका अधिगम कर पाएं, मैं आपको सिखा पाऊं, है ना, और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। इसके पीछे हमारा यही तो उद्देश्य है। तो कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। शिक्षण क्रिया का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसको ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य किया जाता है। आप बच्चे को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या कुछ भी सिखा रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य है, क्यों उसको सिखाया जा रहा है। इसका एक निश्चित लक्ष्य होता है जिन्हें शिक्षण के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। बालक अगर डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसको डॉक्टर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको डॉक्टर बनाने में उसको जो हेल्प करेंगे उस पर आप विधिवत काम करेंगे, बालक को बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे, उसको, है ना, प्रैक्टिकली सिखाएंगे। तो कहने का मतलब है कि उसका उद्देश्य है डॉक्टर बनने का, तो उससे संबंधित जो भी पाठ्य वस्तु होगी वह उसको बहुत डीप समझेगा और टीचर समझाएगा। शिक्षण संबंध स्थापित करना। देखिए, शिक्षण शिक्षक और विषय के बीच में संबंध स्थापित करता है। कौन? जो शिक्षण है वो शिक्षक और विषय के बीच में संबंध स्थापित करता है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण में पाठ्यवस्तु का नियोजन, विश्लेषण और संश्लेषण शिक्षक की तर्क शक्ति द्वारा किया जाता है। जो भी पाठ्यवस्तु है उसका जो नियोजन है, उसका जो भी विश्लेषण है, एनालिसिस जो भी किया जाएगा वो टीचर की तर्क शक्ति यानी कि उसकी लॉजिकल एक्टिविटी पर बेस्ड होता है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। कैसी? औपचारिक और अनौपचारिक। देखिए, शिक्षण विद्यालय के बाहर यानी अनौपचारिक साधनों जैसे पत्राचार, रेडियो, टीवी आदि के द्वारा भी होता है। शिक्षण आपका औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। औपचारिक वो होता है जिसमें हमारा जो है, औपचारिक वो होता है जिसमें सब कुछ निर्धारित है, जिसमें सब कुछ निर्धारित है। भाई, हम कितने बजे विद्यालय पहुंचेंगे, हमें क्या पढ़ाया जाएगा, किस समय हमारा हाफ टाइम होगा, लंच टाइम होगा, फिर किस समय छुट्टी होगी, कब गेम पीरियड होगा, फिर कितने बजे हम विद्यालय से निकलेंगे, घर पहुंचेंगे, हमें किस सब्जेक्ट में कितना हमारा सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है। एवरीथिंग इज फिक्स्ड ऑलरेडी, पहले से सब कुछ निर्धारित है। ओके, अनौपचारिक में, अच्छा, दूसरी बात, जो औपचारिक शिक्षा है ये विद्यालयी शिक्षा होती है जो कि एक निश्चित आयु तक ही चलती है। भाई, हम जिंदगी भर तो विद्यालय जा नहीं पाएंगे, है ना। एक निश्चित एक एज लिमिट होती है, समय सीमा होती है जहां तक हम औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जो है ये हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये हम पत्राचार, रेडियो, टीवी, बाहर दोस्तों के साथ मटर गश्ती, शादी, पार्टी, कहीं भी हो, वी आर लर्निंग। ओके, तो ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही प्रक्रियाएं हैं। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक आर्ट भी है एंड साइंस आल्सो। शिक्षण का प्रक्रिया पक्ष कलात्मक है क्योंकि प्रक्रिया के लिए, प्रोसेस के लिए विभिन्न कौशल और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर बात किसकी हो रही है, टीचिंग की, तो जो टीचिंग प्रोसेस है उसके लिए अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है। किसकी? अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है, अलग अलग टीचिंग मेथड्स की जरूरत होती है। आप एक ही टीचिंग मेथड का यूज करके सारे सब्जेक्ट्स
कांट टीच, नहीं पढ़ा सकते, है ना। साइंस के लिए आपको अलग मेथड लगाना होगा। अगर आप भूगोल ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो आपको अलग उसके लिए मेथड अपनाना होगा, है ना, अलग टीचिंग मेथड अपनाना होगा। तो हर सब्जेक्ट के लिए अपना अलग प्रविधि है, उसका अलग मेथड है, तरीका है। और शिक्षण का आयोजन, प्रशासन तथा मूल्यांकन क्रियाएं आदि वैज्ञानिक मानी जाती। जो मूल्यांकन प्रोसेस होता है, बच्चे का असेस किया जाता है बच्चा, है ना, ये सभी शिक्षण उसमें वैज्ञानिक प्रक्रियाएं ये मानी जाती हैं, विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि कैसे आपकी जो टीचिंग है वो शिक्षण की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, आपने उसको ठीक से समझ लिया। आगे बात करते हैं टीचिंग की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, शिक्षण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या विशेषताएं हैं, आइए समझते हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड लास्ट में बताइएगा जरूर कि क्लास कैसी रही, ठीक है। एंड अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ हो सके शेयर कीजिए। शिक्षण एक तो निर्देशात्मक होता है, इसमें हम बच्चे को निर्देश भी देते हैं। शिक्षण आदेशात्मक नहीं है डियर फ्रेंड, ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर नहीं चलता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे गाइडेंस चलता है। हम बच्चे को जहाँ भी समस्या है वहाँ हम बच्चे को गाइड करते हैं कि बेटा ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ये सवाल ऐसे नहीं लगेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, तुमने गलत लगाया है, ठीक है, अगर ऐसे सवाल लगाओगे तो तुम जल्दी सीखोगे। या इस तरीके से हम बच्चे को गाइड करते हैं, ऑर्डर नहीं देते। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। विद्यालय के वातावरण में कठोरता के स्थान पर सहयोग और प्रेम होता है। आई बात समझ में। विद्यालय में हम कठोरता नहीं दिखाएंगे। अगर कठोरता दिखाएंगे तो छोटे बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे घर से, है ना। और मारने पीटने वाली कहानी खत्म हो गई, अब तो आप बिल्कुल नहीं मार पीट सकते, और वो ठीक भी नहीं है। वहाँ पे हम बच्चे का सहयोग करेंगे। बच्चा अगर कोई भी काम कर रहा है, बच्चा कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, कोई भी सवाल लगा रहा है, या साइंस, है ना, लैब में बच्चा है, तो वहाँ पे हम बच्चे के साथ सहयोग करेंगे, हम बच्चे के साथ प्रेम दिखाएंगे। ओके, ताकि बच्चे के अंदर जो है डर की भावना नहीं होनी चाहिए शिक्षक के प्रति। वो डरे नहीं, क्योंकि अगर डरेगा तो क्वेश्चंस पुट अप नहीं करेगा, वो पूछेगा नहीं कुछ। अगर पूछेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें बच्चों को हेल्प करनी है, बच्चों के साथ प्रेम के साथ रहना है। ओके, और अध्यापक बालकों से आदेश द्वारा सहानुभूति और प्रेम से निर्देश प्रदान करके काम कराता है। बालक जो है बालकों से आदेश के द्वारा सहानुभूति भी दिखाता है और प्रेम से उनको फिर गाइड भी करता है, तो इस तरीके से काम कराता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण प्रेरणादायक है, इससे बच्चे को प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। शिक्षण की दूसरी विशेषता उसका प्रेरणादायक होना है। क्या होना है, प्रेरणादायक होना है। इससे बच्चे को इंस्पिरेशन मिलती है। शिक्षण जितना प्रेरणादायक होगा उतना ही उसे सफल कहा जाएगा। आई बात समझ में। 3 नंबर पॉइंट कहता है कि देखिए, शिक्षण प्रगति पर आधारित होता है। भाई, टीचिंग के माध्यम से बच्चे को जीवन के हर क्षेत्र में प्रोग्रेस होनी चाहिए उसकी, तभी आपका शिक्षण सफल माना जाएगा। कैसे? सफल शिक्षण सदा प्रगतिशील होता है, इससे बच्चे की प्रोग्रेस होती है। शिक्षण के माध्यम से बालक की व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति का प्रयास किया जाता है। बच्चा खुद अपने आप में अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सके, समाज के साथ वो प्रोग्रेस कर सके, अपने हर क्षेत्र में प्रोग्रेस कर सके। अध्यापक को स्वयं भी प्रगतिशील भावनाओं से अपने को ओतप्रोत रखना चाहिए, क्योंकि अगर बालक की प्रोग्रेस रुक गई तो आपके शिक्षण का कोई मतलब नहीं होगा। आपका शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि बालक का हर क्षेत्र में प्रोग्रेस होना चाहिए, बालक प्रोग्रेस करता जाए। ओके, ऐसा नहीं है कि पहले रिजल्ट आया बच्चे का बहुत अच्छे थे, अभी 2 महीने बाद या 6 महीने बाद एग्जाम हुआ तो बच्चे का रिजल्ट एकदम डाउन हो गया, इसका मतलब वो बैक चला गया। अरे प्रोग्रेस होनी चाहिए थी। पहले अगर उसके 90% आए तो इस बार 92% आने चाहिए थे, 93% आने चाहिए थे। तो प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। शिक्षण में बालक के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखा जाता है, ये सबसे बड़ी चीज है। जब भी अच्छा, यही हमको सिखाया भी जाता है ना टीचिंग में, कि शिक्षण में क्या होता है, जब भी हम बच्चे को क्लास में पढ़ाने जाएं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे को पहले से कितना आता है। ओके, उसी के बेस पे हम अपना जो आगे का जो पढ़ाने हम जा रहे हैं वो उसी के बेस पे शुरू करते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर बालक को नवीन ज्ञान देना शिक्षण की सफलता का प्रतीक है। इसीलिए तो हम क्लास में जाकर के बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कराते हैं, है ना,
ताकि हमें ये पता चले कि बच्चे को पहले से कितना आता है, बच्चे को पहले से कितना ज्ञान है। ओके, इसीलिए नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के आधार पर ही दिया जाता है। दूसरी बात, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ करके बच्चे को सिखाया जाता है। एक जो चीज आप पढ़ाने जा रहे हैं, मान लीजिए उसके बारे में बच्चा अगर पहले से कुछ नहीं जानता है, तो अब जो आप नया पढ़ाएंगे उसके बारे में भी वो कुछ नहीं जानेगा, उसके समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके बारे में पहले से उसको बेसिक नॉलेज नहीं है। इसीलिए जो चीज आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले अगर बेसिक नॉलेज बच्चे को है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको दीजिए, उसके बाद आगे का टॉपिक शुरू कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण बालक में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। सफल शिक्षण बालकों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना उत्पन्न करता है, आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करता है, क्योंकि जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में कूद जाते हैं और अच्छा कर जाते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, नॉलेज भले ही कितना हो, है ना, काम नहीं चलेगा। अध्यापक बालकों को स्वयं हल करने का अवसर प्रदान करता है और स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए तो, ताकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए। अगर बच्चा सवाल लगा रहा है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अरे अब तो हम लगा लेते हैं। ठीक है, इसीलिए यही शिक्षण की सफलता है। तो हमने शिक्षण की विशेषताएं भी जान ली, शिक्षण के उद्देश्य पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर ही हमारा फिनिश हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम फिनिश करते हैं चैप्टर को। शिक्षण के उद्देश्य समझते हैं। देखिए, शिक्षण के पीछे उद्देश्य क्या होते हैं, एम्स ऑफ टीचिंग क्या है। शिक्षण के उद्देश्यों का समाज के स्वरूप एवं आदर्शों से घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि जो भी बच्चे को हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो जिस चीज़ की वहाँ के समाज के लोगों को ज़रूरत होती है उसी से रिलेटेड पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और वही हम बच्चों को सिखाते भी हैं। ओके, जैसा समाज का स्वरूप और उसके आदर्श होते हैं, वैसे ही उस समाज के शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, वैसा ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, उसी के बेस पे शिक्षक शिक्षार्थियों को सिखाता भी है। यही कारण है कि भौतिकवादी, प्रयोजनवादी, आदर्शवादी, साम्यवादी, लोकतंत्रीय समाजों में शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य पाए जाते हैं, अलग अलग उद्देश्य पाए जाते हैं, उद्देश्यों में समानता नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसा कि पहले यहाँ पे बात हो रही है कि पहला उद्देश्य है शिक्षण बालक में अपनी भाषा, लिखित और मौखिक के द्वारा अन्य व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने की योग्यता उत्पन्न करना। भाई, जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि बच्चे की जो अपनी भाषा है उसके साथ वो दूसरों के साथ कांटेक्ट कर पाए। बालक की शारीरिक, मानसिक और अन्य जो जन्मजात शक्तियां हैं उनका अधिक से अधिक डेवलप हो, क्योंकि देखिए, बच्चे ऐसा कहा गया है कि बच्चे के अंदर ज्ञान पहले से होता है ना, लेकिन शिक्षण का काम है उसको बाहर निकालना। शिक्षा का काम होता है बालक की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना, ये शिक्षा का काम होता है, यही शिक्षण का काम है। टीचर क्या करता है, बालक के अंदर जो शक्तियां हैं उनको बाहर लाने का प्रयास करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बालक में सामाजिक समायोजन की दक्षता उत्पन्न करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाते। समायोजन का सीधा वर्ड आप याद रखिए, एडजस्ट नहीं कर पाते, है ना। उन्हें समाज के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, वो अपने क्लास में भी अकेले रहते हैं, दूसरों के साथ, बच्चों के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो बच्चों के अंदर समायोजन की क्षमता उत्पन्न की जाए कि वो दूसरों से कैसे प्रेम, सहयोग, भाईचारे, भ्रातृत्व की भावना के साथ रहते हैं, सहयोग के साथ रहते हैं, वो समाज में एडजस्ट कर पाएं, विद्यालय में एडजस्ट कर पाएं, अपने सहयोगी साथी के साथ एडजस्ट कर पाएं। ऐसी हमें बच्चे के अंदर क्षमता उत्पन्न करनी है। बालक को अपने प्राकृतिक वातावरण को समझने में सहायता देना और उस वातावरण के अकॉर्डिंग मानव कल्याण के लिए काम करने को प्रोत्साहन देना। ओके, बालक को अपने परिवार के सदस्यों से समायोजन और सहयोग करने की प्रेरणा देना कि आप जो है अपने पेरेंट्स, अपने घर परिवार के लोगों के साथ का सहयोग करो, उनके साथ एडजस्ट, उनके साथ प्रेम भावना से रहो, है ना। ये सब चीज़ें बच्चों को हम सिखाएंगे। बालक को बुद्धिमान, उपयोगी और क्रियाशील नागरिक बनाना। बालक को, ये क्या है, ये हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं। हम जो टीचिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से ये सभी गुण हम बच्चों के अंदर डेवलप करें।
बालक को अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार सर्वोत्तम व्यवसाय का चयन करने के लिए पथ प्रदर्शन करना। बालक की जो भी योग्यता है, जितनी उसकी क्षमता है, उसके हिसाब से वो अपना बेहतर व्यवसाय चुन सके, सबसे बेस्ट व्यवसाय का चयन कर सके, इसके लिए बच्चे को हम गाइड करें। ये शिक्षण का उद्देश्य है। प्यारे दोस्तों, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम संप्रेषण यानी कि चैप्टर सेकंड से शुरू करेंगे, कम्युनिकेशन से शुरू करेंगे। और अगर आप हमारा ये पेड कंटेंट लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ना तो आपको कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, कुछ नहीं। हम आपको पहले टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद फिर टॉपिक वाइज कंटेंट के बाद आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, है ना, ये सब कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए फिर आपको कुछ फीस पे करनी होगी एंड नोट्स आप ले लीजिए, तो डेफिनेटली विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, तो नंबर आपको हमने पहले बताया, यहाँ सामने स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे फटाफट मैसेज करके नोट्स आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।